नमो विंध्यवासिनी अब नमो नमो जगदम्ब। भक्तजनों के कार्य ही तमाम बन जाता है। तो वो जब आप पानी तुरंत यहाँ के मसले हैं जिसको हम श्री अन्न कहते हैं। इसमें तमाम प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिला स्तर पे, मंडल स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे भी चलेगा, जिसमें मोटे अनाज को बढ़ावा देने के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। तो धान और गेहूँ ये आपकी फसल में फसल है, लेकिन सब्जी की हम बात करते हैं तो सब्जियों में सारे जो तत्व जैसे कि आपके विटामिन और लोगों से लड़ने की क्षमता होती है आपके फल और सब्जियों में होती है। लेकिन जो हमारी जोत प्रति नहीं है कि हम पूरी खेती कर पाए, तो उसके लिए तमाम गाइडेंस जिसके छत पे सघन बागवानी पद्धति आप देखे होंगे, इसमें आम लगा हुआ है। सघन बागवानी पद्धति हमारी कम होती जमीन के लिए ये पद्धति बहुत ही अच्छी मानी जा रही है, जिससे आप कम भूमि में अधिक पौधे आम के आप लगा लेते हैं। लेकिन क्या है कि इसमें प्रजातियों का चयन जरूरी होता है। जब हम मेन फील्ड में लगाते हैं जैसे दशहरी, लंगड़ा, चौसा, ये सब प्रजातियां जो है आप 10 गुणे 10 मीटर पे लगाते हैं। लेकिन सघन बागवानी पद्धति में आप आम्रपाली, अरुणिका और अंबिका इन प्रजातियों का चयन आप सघन बागवानी पद्धति में 5 गुणे 5 मीटर पे करते हैं। इसके बाद ये जो आम के प्रजातियां हैं ये आपका 2 से 3 साल में फल देना शुरू कर देते हैं। इस समय आपके आम में बहुत लग चुका है, जिसमें सावधानियां आपको बरतनी होती है। आम में जो है इस समय आप देखते होंगे गुमा रोग की समस्या है। गुमा रोग आपका 2 प्रकार का होता है, जिसको हम माल फॉर्मेशन इंग्लिश में बोलते हैं। एक होता है वानस्पतिक, जिसमें क्या है कि पत्तियां एक ही जगह सिकुड़ जाती है, एक ही जगह इकट्ठा हो जाती है। हे मां तु शारदे अम्ब तब तक आय संहार लेहू वीर बली बजरंग। तो काली कृपाली लेकर आखा धन की लाली, हे माँ जोत वाली विंध्यवासिनी चीर भयंग माँ भक्त माई के दरबार में पहुंचल बा। माई से विनती कैलस किए माई आज हमार नैया मजेदार में बा। तो चीर भयंग भोले बाबा के संग घर में लाखों भुजंग गंगाधारी शैल सायनी। जय हो बजरंग राम सीता के संग अंग अंग में तरंग तू भुजार होता है। तो भगत सीता दुलार रतन लाल को पुकार पारी आइल बाय हमार पानी राखा बीरवा। ये भैया माई का पूजा ढेरों में होला थोरों में होला। भक्त माई से विनती कैलस, सर झुका के हाथ जोड़ के घुटना टेक के माई आज हमार नैया मजेदार में बा। माई आके आज हमार लाज बचा ली है। भक्त कहत बा कि माई सुनने ही देखले नहीं कि आपका मर्जी के बिना पंछी पर ना हिला सकेले, एक ठे पत्ता ना डोल पावेला माई। ताही बिटिया ये महफिल के कैसे सजाई। एक लाइन गीत लगन मास्टर भैया।
संकेत कैलन कोनो दुल्हन का दुल्हा दिन भर कुछ काम कैल थक गई बेचारा सुती गई रहा सवेरे भैले दुल्हनिया जगावत बा भोर में कहत कि मुर्गा बोले मुर्गा बोलेला बनमुआ जागा भोर हो गई मुर्गा दुआरा यगना ये राजा दुआरा यगना चिरैयन का सोर हो गई सैया सोर हो गई हो मुर्गा बोलेला बनमुआ जागा भोर हो गई दुल्हन दुल्हा का बात है ये बात है छोड़ दा माई के दरबार में चला जौन हमरो माई आपो कमाई हमरे दादो कमाई हमरे लड़कों कमाई जेके कहल जाला जगत जननी बिटिया माई जगत जननी के दरबार में पहुंचल बा कहत बा क्या बात है कहत बा कि पीड़ा वादनी मयरिया कमाई सजाई दा सिंगार बीरवादनी मयरिया कमाई पहली लाइन में बिटिया बताओ कहत बा कि माई कौन स्थान बा बीरवादनी मयरिया कमाई माई दूसरी लाइन में बिटिया बताओ बा कि माई नौ रूप का वर्णन करत बा बिटिया हाई कौन रूप है माई क्या बात है ओहो अम्बे जगदम्बे मैया काली का कहवलु विंध्याचल पहाड़ विंध्यवासिनी पूजवलु अठवें दिन मैया अष्टभुजी अवतार बीरवादनी मयरिया आदमी कहलस कौन औरत के अरे फागुन में बोहनी कराला गोरी तनी हम
बाजे बालून तो एकदम लेके उड़े लगवा पंख जाम जा। हाय देखे आप किसान भाइयों से कहना है होली आ गए क्या हो? अरे मृदा परीक्षण करावाला के साथ कहना पड़ता है। कलेशा आजमगढ़ इस मेला के अवसर पर आप लोगों के चरणों का दर्शन मिला। दूर दराज से चल के आए हुए हमारे अधिकारी महोदयगण, हमारे भाई, हमारे माताएं और बहनें, आप लोगों के चरणों में एक सफाई कैला से पहले अपने अपने इष्ट देवता को पुकारल जाना। तो 2 लाइन माई के तनी भजन आप लोग सुन ले, फिर वो करे बात बतावल जाता कैसे आवा। मास्टर साहब संकेत मिला कैसे साहब संकेत बा सरंगिया वाले गए सरंगिया वाले गए तेरा बताई दे रे भटकी माई से कहले बा माई से का कहले बा ये माई है तोहरे लड़का के नैया मजे धार में डूबल चाहत बा के लड़का के नैया पार में गई तो मजे धार में डुबा दे हुई ये माई अगर मजे धार में डुबा दे तो तू दुनिया माई ना कहीं पापी कहीं ई कैसे मतारी रहन की लड़का के नैया मजे धार में डुबा दे भक्त माई से कहले का कहले बा भक्त आई दुआरिया हरे भक्त आई दुआरिया भक्त मुझे आप संगीत से जानकारी ले रहे थे कैसे हमारे बीच और गीत प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम को एक औपचारिक शुरुआत मिल रही है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा सत्भूति विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरत में पापम दीपो ज्योतिर्नमोस्तुते। हमारे मुख्य अतिथि और हमारे बीडी सोच साहब, बीडी पीपी साहब और हमारे जिला कृषि अधिकारी महोदय, हमारे अन्य जो कृषि से संबंधित
विभाग है, हमारा संस्कार है, हमारी परंपरा भी यही है कि अतिथि देवो भव। हम अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं। तो हमारे डीडी सोद साहब से आग्रह है कि आपको हमारे अपने इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत करें। डीडी सोद साहब, आदरणीय मुख्य अतिथि। और उसके साथ डीडी सोद साहब से आग्रह है कि अंग वस्त्र भेंट करके मुख्य अतिथि का स्वागत करें। हमारे इस मंच पर डीडी पीपी साहब की उपस्थिति है। आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, सादर प्रणाम। और इसके बाद अपने डीडी सोद साहब से आग्रह करूंगा कि डीडी पीपी साहब का भी स्वागत हो। सर, डीडी पीपी साहब का स्वागत हमारे जिला कृषि अधिकारी महोदय करेंगे। सर, अभी सर्दी है थोड़ा, तो ये अंग वस्त्र भी स्वीकार करिए। हमारे मुख्य अतिथि महोदय की उपस्थिति, सर को हमारे डीडी पीपी साहब की तरफ से भी एक स्वागत का क्रम चलना है, तो पुष्प भेंट करके और अंग वस्त्र भेंट करके स्वागत किया जाना है डीडी पीपी साहब द्वारा हमारे मुख्य अतिथि जी का। यहाँ राजकीय कृषि प्रक्षेत्र कोटवा के प्रक्षेत्र अधीक्षक डॉक्टर मुलायम यादव जी से आग्रह है कि हमारे जिला कृषि अधिकारी महोदय का पुष्प भेंट करके स्वागत करें। प्रक्षेत्र अधीक्षक डॉक्टर मुलायम यादव जी। और हमारे बीच कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा के वैज्ञानिक डॉक्टर विमल जी की उपस्थिति है। मुलायम सिंह, आदरणीय डॉक्टर मुलायम यादव जी से आग्रह है कि डॉक्टर विमल जी का भी, डॉक्टर विजय कुमार विमल जी का भी पुष्प भेंट करके स्वागत करें। साथ ही हमारे श्री राम नारायण तिवारी जी मत्स्य विभाग से हैं आपके बीच में। आप अभी पुष्प भेंट करके हमारे श्री हरिकेश मालवीय जी, मुख्य अतिथि हैं इस कार्यक्रम के। और आप तो सर समय से आए हैं, आपका स्वागत, बहुत बहुत हृदय से स्वागत करते हुए हम जी 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 सर जी जी जी। तो देखिए, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। सर, आपको मतलब एक बार कहा जाता है ना कि बजाय सीने के आंखों में दिल धड़कता है। ये इंतजार के लम्हे अजीब होते हैं। हम आपका इंतजार कर रहे थे, आप हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए यहाँ पधारे। आपका बार बार स्वागत करते हुए आपसे आग्रह है, आपके समय की, आपकी व्यस्तता को देखते हुए, कि आप आएँ और इस कार्यक्रम को अपना एक संदेश प्रदान करें। और उसके बाद फिर ये कार्यक्रम आपके मार्गदर्शन में, आपके उपस्थिति को महसूस करते हुए आगे चलता रहेगा। इस बीच हमारे डीडीएससी साहब का आगमन हुआ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और
डीओ साहब से अनुरोध है कि डीडी एससी साहब का भी स्वागत पुष्प भेंट करके और डीडीएससी साहब को एक स्मृति चिन्ह भेंट करके हमारे डीओ साहब उनका सम्मान कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और मैं आपसे वार्ता कर रहा था, आपसे बता रहा था कि हमारे मुख्य अतिथि जो इस कार्यक्रम के हैं सर को कहीं निकलना है, इसलिए हम कोई असुविधा न बने हमारी वजह से सर से आग्रह है कि आए और इस कार्यक्रम को अपना एक संदेश प्रदान करें। मुख्य अतिथि यहाँ अधिकारीगण भी मेरे गार्जियन के स्वरूप सीनियर बैठे हुए हैं, जरूर इन लोगों की बात सुन करके कुछ सीखने के लिए मिलता, कुछ समझने के लिए मिलता, ज्ञान की बातें ये लोग करते। लेकिन मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए मंच पर मंचासीन आदरणीय शैलेंद्र कुमार शाही जी जो शोध प्रमुख हैं, यहाँ मंच पर बैठे हुए श्री लोकेंद्र सिंह डीडीए कृषि रक्षा, आदरणीय गगनदीप सिंह जी एडीओ, आदरणीय श्री संजय सिंह डीडीए एससी, आदरणीय विमल जी जो है, जिन लोगों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्षमा करिएगा। मैं बस इतना कहना चाहूँगा आपसे, आप लोगों को विस्तृत तौर पे हमारे अधिकारीगण हैं बताएंगे, जो खेती और खेती से संबंधित जो भी सरकार की नई योजनाएं हैं उसका प्रयोग करके एक किसान समृद्ध किसान कैसे बन सकता है, कैसे अपनी आय की क्षमता को बढ़ा सकता है, इसी उद्देश्य से ये किसान मेले का आयोजन किया गया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सामने बैठे हुए मेरे क्षेत्र के किसान भाइयों और अधिकारीगण आपकी सबको चरणों में शीश झुका करके प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। देखिए, समय की बाध्यता होती है वो महसूस किया जाना चाहिए और कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। तो सर की व्यस्तता है तो आप निकल रहे हैं। ये कार्यक्रम उनके संबोधन के साथ शुरू हुआ और ये चलता रहेगा। ये देखिए आपके सामने जो बैनर लगा है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत ये कार्यक्रम है, तो उसका एक दिवसीय ये किसान गोष्ठी मेला का कार्यक्रम, इसमें कुछ तकनीकी बातें जो आपके हित के लिए, आपकी खेती के लिए, आपकी बेहतरी के लिए, आप में को कुछ नया सीखने को मिले। ये राजकीय कृषि प्रक्षेत्र है, यहाँ शोध कार्य बराबर चलता रहता है। उसका मंच पे उपस्थित डीडी शोध सर, डीडीपीपी सर, डीडीएससी सर, डीओ सर और कृषि विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारीगण और सम्मुख उपस्थित आप सभी किसान भाइयों एवं माताएं, ये जो गोष्ठियां और प्रोग्राम चलाए जाते हैं सभी का उद्देश्य होता है कि आपकी खेती करने की तकनीकी के जरिए आपकी आय कैसे दूनी हो। आप लोग चाहते हैं कि कैसे आप खेती को नए तरीके से करें, नई नई जो विधियां हैं, नई नई जो प्रजातियां हैं उसका समावेश अपनी खेती में कैसे करें। तमाम दिक्कतें आती हैं, कीट व्याधियां आती हैं, उसका निवारण जानकारी यही सब गोष्ठियों से प्राप्त होती है। ये जो बातें होती हैं हमारी और आपकी, ये एक दूसरे से होनी चाहिए। सिर्फ सुन लेना ही बड़ी बात नहीं होती, आप सुन के चले जाएं ये बड़ी बात नहीं है। आपसे भी कुछ प्रतिक्रिया होनी चाहिए कि जो चीजें यहाँ से बताई जा रही हैं वो आपको समझ में आई कि नहीं आई। खेती बाड़ी की बात करें तो आप लोग जो हमारे बुजुर्ग दादा लोग हैं
वो खेती करते चले आ रहे हैं। धान गेहूँ, कहीं कहीं गन्ना आप लोग लगाते होंगे, लेकिन जो हमारी पद्धति है धान गेहूं की, हमेशा गोष्ठियों के माध्यम से बताया जाता है कि आप अपनी खेती में विविधता लाएं, विविधीकरण अपनाएं। लेकिन कुछ ऐसे ही लोग हैं जो अपने खेती में विविधता ला पाते हैं। विविधीकरण का तात्पर्य यह है कि आप अपने खेती में खेती के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, इन सभी का समावेश आप करें। इन सब गोष्ठियों में आपको हर विभाग के मिल जाएंगे, किस विभाग में क्या क्या योजनाएं आ रही हैं, क्या क्या अनुदान है, कितना अनुदान है, आपको यहाँ मालूम चल जाता है। यही जानकारी नहीं पता हो पाती है तो आपको कार्यालय के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। यहाँ जो भी चीजें बताई जाती हैं, चाहे वो मत्स्य विभाग की हो, चाहे उद्यान विभाग की, चाहे कृषि विभाग की, तमाम योजनाएं बताई जाती हैं, लेकिन आप लोग भूल भी जाते हैं। फिर वही कार्यालय के चक्कर लगाते हैं कि ये कैसे होगा, इसका अनुदान कितना है, कैसे क्या होगा। तो जो भी चीजें यहाँ से बताई जाएंगी इस तकनीकी सत्र में, आप लोग को पेन पैड मिला हुआ है, उसका उपयोग जरूर करें कि हम पौधों को समय से खाद दे दें। खाद देने का जो सही समय होता है आपका सितंबर महीना में। सितंबर महीने में आप अपने आम में खाद देने का काम जरूर कर दें, क्योंकि उस समय अगर खाद देंगे आप तो दिसंबर से जो है आपकी नई ब्रांचिंग, जो नए आपके जिसपे बौर आने होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप सही समय से खाद देंगे तो ही आपका बढ़वार सही होगा। अब जैसे खाद देना है तो आप थाले की अच्छी तरीके से गुड़ाई करके जो मिट्टी है उसको निकाल लेते हैं। उस मिट्टी में निकालने के बाद आप उसमें जो 10 से केजी आपका सड़ी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आप देते हैं। उसमें 40 ग्राम लगभग आप नीम की खली और डीएपी जो है, अगर 10 साल का पौधा है तो 550 ग्राम डीएपी आप उसमें प्रयोग करते हैं और 250 ग्राम आप सल्फर या जिंक सल्फेट प्रयोग करते हैं। तो ये आप सितंबर में ही प्रयोग कर देते हैं। तो जो नई ब्रांचिंग आपकी दिसंबर में शुरू होती है तो उसमें जो गोद लगने की समस्या होती है वो नहीं होती है। तो ये जो चीजें हैं, उसके बाद जिस समय आपके बौर लग रहे हैं तो बौर कभी कभी देखते होंगे बौर काला पड़ जाता है, कुछ बौर काले पड़ जाते हैं जो कि पाउडरी मिल्ड्यू की शिकायत होती है। तो वैसे तो बौर के समय किसी भी रसायन या कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में आपकी शिकायत हो रही है तो आप किसी भी फंजीसाइड का 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे करते हैं। देखिए, जो बौर लगने की बात होती है, बहुत लोग शिकायत होती है कि हमारे बौर में बौर लगने के बाद जो फलत होती है वो झड़ जाती है। पूरे बौर आपके नहीं लगते फल में। उसके पीछे भी 2 रीजन है। जैसे कि जब बौर लगता है तो बौर में जो है आपके पूरे अगर फलत लग जाएंगे तो आपके जो टहनी है वो टूट जाएगी। तो प्रकृति ने ये बनाया है कि कितने उस पे आपके फल लगने हैं, लेकिन जो रेशियो होता है आपका पौधों के फूलों में जो मेल फीमेल का रेशियो होता है वो 100:1 आपका मेल फीमेल आपके आम के बौर में होते हैं। तो 100 रहेंगे फ्लावर तो उसमें एक ही फल आपका लगेगा। जब आपका बौर मटर के दाने के बराबर जब फल ले ले, ठीक है, उस समय अगर आपका जो दाना जो है आपका आम का गिरता है अधिक मात्रा में तो उस समय आप एक प्लेनोफिक्स हार्मोन्स आता है। प्लेनोफिक्स जो है आप 1 ml 4 लीटर पानी में आप एक बार स्प्रे जरूर करते हैं। इससे क्या है कि जो आपका टिकोरा है वो नहीं झड़ता है। इसका प्रयोग करके आप अपने झड़ने वाले जो आपके आम के दाने जो मटर के हो गए हैं उतने बराबर वो आपके नहीं झड़ेंगे।
उसके बाद कीटनाशक, कीट जो है आपके कीट जो लगते हैं इस समय से आपके शुरुआत हो जाते हैं। तो आप जब सितंबर महीने में ही आप इसकी समस्या निवारण आप कर सकते हैं। आप अक्टूबर से नवंबर महीने में एक छिड़काव जो है 2 ml प्रति लीटर क्लोरीपाइरीफास का स्प्रे आप करते हैं तो जो कीट है वो उस समय बच जाते हैं। उसके बाद आप फ्लावरिंग के समय, बौर के समय किसी भी रसायन का प्रयोग न करें। इससे तो पहले तो जो हमारी हनी बी है, मधुमक्खी जो कि पॉलिनेशन का काम करती है, वो पॉलिनेशन की समस्या उस कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तो आती है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं आप इस सघन बागवानी पद्धति में या फिर मेन फील्ड में लगाए हैं, ये जरूर करें। तो सघन बागवानी पद्धति का तात्पर्य में यही है कि आप कम जगह में अधिक पौधे लगाकर आप अधिक से अधिक फल और उससे आय प्राप्त कर सकें। सब्जियों की बात करें तो इस समय जो हमारे सब्जी व्यवसायी भैया लोग हैं वो लोग पौधे लगा चुके होंगे। जैसे इस समय आप टमाटर या फिर लौकी, नेनुआ, करेला, कद्दू, इस सब के आप पौधे लगा चुके होंगे। देखिए पौधे टेम्परेचर आपको इस समय मिलता है, वो टेम्परेचर आपको स्लो पॉली हाउस में मिल जाता है। तो फलक जब पहले प्राप्त होगी, जब पहले आप खेती करेंगे तो ही अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। उसी तरीके से उद्यान विभाग द्वारा जो है पॉली हाउस के लिए तमाम अनुदान दिए जाते हैं हमारे। और देखिए हमारे बीच गायक कलाकारों की उपस्थिति है, बहुत अच्छे गायक लोग हैं। बड़े आपने अभी जो हमारे पहले से किसान भाई बैठे हैं उनको काफ़ी आनंद आ रहा था। वो अपने संगीत के माध्यम से, गीत के माध्यम से खेती किसानी से जुड़ी हुई तक कई बातें जो यहाँ कोई वक्ता अपने ढंग से कहेगा वो अपने ढंग से कह रहे थे और उसमें प्रेषणीयता कुछ ज़्यादा ही होती है, ये सब लोग महसूस करते हैं। हम उनकी तरफ चलेंगे, लेकिन जहाँ आप बैठे हैं ये राज। धन्यवाद सर। इस रवि किसान मेले में मंचासीन आदरणीय DDSC साहब, परम आदरणीय DDPP साहब, आदरणीय DD सोच साहब, हमारे इस कोटवा के प्रधान जी और कृषि महाविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र से आए हुए हमारे वैज्ञानिकगण, हमारे अन्नदाता, दूर दूर से आए हुए किसान भाई और मीडिया प्रभारी, विभिन्न स्टालों के लगाए हुए हमारे सहकर्मी गण, बच्चे, माताएं एवं बहनें, सभी को हमारी तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि तिवारी जी अभी बता रहे थे कि इस प्रक्षेत्र जो एक प्रक्षेत्र है कोटवा फार्म का, यहाँ का प्रक्षेत्र अधीक्षक हूँ। कृषि में विकास तभी होगा, किसी भी देश का विकास तभी होगा जब कृषि का विकास होगा। कृषि का विकास करने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश में 10 शोध केंद्र बनाए गए हैं। ये जो 10 शोध केंद्र बनाए गए हैं, ये जो उत्तर प्रदेश का आंचल है पूरा, इस आंचल के अलग अलग जो भौगोलिक क्षेत्र है, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों को कवर करने के लिए अलग अलग स्थान पर हमारे शोध केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो कि हमारे जो महाविद्यालय हैं या विश्वविद्यालय हैं और जो संस्थाएं हैं कृषि से संबंधित, इसके अलावा जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं, बीज प्रजनक हैं, जो बीज का उत्पादन करते हैं, ब्रीडर सीड बनाते हैं, वो उसकी टेस्टिंग हम अपने यहाँ करते हैं। हमारे इस कोटवा फार्म के अलावा हमने आपको बताया कि 10 और रिसर्च सेंटर है, जो कि आजमगढ़, बनारस, बाराबंकी, झांसी, हरदोई, बरेली, इटावा, मेरठ, अलीगढ़ और मथुरा में स्थापित है।
ये अलग अलग क्षेत्र के भौगोलिक जो वैरायटियाँ रिलीज होती हैं, इन पे सबसे पहले टेस्टिंग होती है। उसके बाद एक उनके साथ चेक वैरायटी लगाई जाती है। सपोज करिए धान की कुछ वैरायटियाँ हमारे पास है, गेहूं की या किसी भी क्रॉप की कोई वैरायटी किसी प्रजनक ने विकसित किया, तो उसकी टेस्टिंग हम करते कैसे हैं। सबसे पहले उसको हम लोग रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन में अपने प्रक्षेत्र पर लगाते हैं। उसके साथ साथ हम उस क्षेत्र पर जो पहले से अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियां हैं उनको भी मेंशन करते हैं, जिसको हम चेक वैरायटी कहते हैं। उसी के साथ उसका हम कंपेयर करते हैं, मार्कोलॉजिकल करते हैं। मार्कोलॉजिकल कंपेयर के साथ साथ मुख्य रूप से उत्पादन का कंपैरिजन किया जाता है। देखा जाता है कि अगर उनका उत्पादन जो है, जो हमारी चेक वैरायटी है, मतलब जो उत्पादन यहाँ पे पहले से ही अच्छी उत्पादन दे रही है, हमारे किसानों के बीच पॉपुलर प्रजातियाँ हैं, उसके उत्पादन के बराबर है या उससे 5 गुना 10 गुना ज़्यादा है, तो वो हमारे यहाँ से रिकमेंड हो जाती है और वो वैरायटियाँ रिलीज हो जाती हैं। शासन, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा रिलीज की जाती हैं। 51 प्रजातियाँ हमने बताया आपको चना की हैं, जिसमें 14 चना लेट है, देसी चना 14 है लेट और 19 देसी चना है और उसके बाद काबली चना है। इसके अलावा हमारे पास सरसों की, जैसा कि मालूम है पिछले साल तेल का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और हमको आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ इस समय सरसों की 89 प्रजातियों का ट्रायल चल रहा है, जो कि रिलीज होगी और अच्छी प्रजातियां हैं, रिलीज होगी, सीधे किसानों के हाथ में जाएंगी, जिससे जो तेल की समस्या है वो जो है अब किसानों के पास नहीं रहेगी। और इसके अलावा आजमगढ़ में भी इस समय ऑयल सीड का प्रोडक्शन अच्छा खासा हो रहा है। जैसा कि हम लोगों को किसान गोष्ठी में हम लोग जाते रहते हैं तो सूचनाएं मिलती रहती हैं। तो जिसमें से 11 प्रजातियां जो हैं वो पीली सरसों की हैं। अगेती सरसों आप लोग जानते होंगे, किसान भाई उसको जानते होंगे। अगेती सरसों की हमारे यहाँ 18 प्रजातियां हैं। सरसों समय से 24 प्रजातियां लगाई गई हैं। इसके अलावा सरसों विलम्ब से 28 प्रजातियां लगाई गई हैं। और इसके साथ साथ में आपको बताते चलें कि उपकार जो है हाइब्रिड सरसों का देता है। एक्चुअली उपकार कृषि के क्षेत्र में काम करता है, जैसे ICR इंडियन लेवल पे काम करता है, वैसे उपकार जो है उत्तर प्रदेश लेवल पे काम करता है। तो यहाँ पे प्राइवेट उपकार में प्राइवेट जो हाइब्रिड वैरायटियाँ रिलीज होती हैं तो उपकार के यहाँ जाती हैं, तो उपकार से हमको सीधे मिल जाती हैं, तो उसको हम उपकार के नाम से यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं। तो धान की और सरसों की हमारे यहाँ आती है, तो उपकार की हमारे यहाँ 9 प्रजातियाँ सरसों की लगाई गई हैं। इसके यहाँ अगर हम लोग अलसी की बात करें, जो कि ऑयल सीड उभी है, अलसी की जो प्रजातियाँ हैं उसमें जो सिंचित अलसी की प्रजातियाँ हैं 19 सिंचित अलसी की प्रजातियाँ लगी हुई हैं। इसके अलावा 14 असिंचित प्रजातियां हैं अलसी की। मसूर की अगर हम लोग बात करें रबी फसलों की, क्योंकि हमारा रबी गोष्ठी है, रबी में अगर हम रबी मसूर की बात करें, ज़्यादा ही पूर्ण हो गया है। हमारे JDA साहब जो यहाँ स्टॉल लगे हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं और उसके बाद वो फिर मंचासीन होंगे और ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। तकनीकी सत्र चलता रहेगा। जो ये आपका धान में किस बीमारी साइड है आलू में वैसे सर किसान गोष्ठी किसान मेला का कार्यक्रम है। इसमें रखे हैं जब तक स्टॉल का निरीक्षण कर रहे हैं तब तक ये जो आपकी अधूरी वार्ता है इसको पूरा करेंगे डॉक्टर मुलायम यादव जी, और इसके बाद फिर सबके आने के बाद
आगे का संभव। बताते हैं कि एक अगर 5 किलो धन्यवाद सर। ऐसी फसल है जिसको पानी की बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं होती है, कहीं भी आप उसको बोलेंगे और ना तो पानी चाहिए ना फर्टिलाइजर चाहिए, वो अपने आप उग जाती है। तो हम बताते चले कि हमारा जो भारत देश है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन करता है, दलहन का उत्पादन करता है। इसके बावजूद भी क्योंकि हम लोग हमारे देश में जो है शाकाहारी लोग ज़्यादा हैं, जो जिनका मुख्य प्रोटीन का मुख्य स्रोत जो है दाल से ही प्राप्त होता है, इसलिए हम दाल की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हम जो विदेश है, विदेशों से जो है दाल इंपोर्ट करते हैं अपने यहाँ, जिसके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चल रही है, उसी में सर तालाब खुलवाने के लिए गेहूँ की बात करें तो गेहूँ की 32 प्रजातियाँ हैं गेहूँ सिंचित समय से, जिसकी बुआई हमारे यहाँ 1 हेक्टेयर पर जमीन यदि जनरल और ओबीसी के नाम है तो 4,40,000 का अनुदान मिलेगा प्रजातियाँ हैं गेहूँ, और यदि महिला और एससी के नाम है सर तो 1 हेक्टेयर पर 6,60,000 का अनुदान है। क्षेत्रों में अनुदान हमारा 4 किस्त है, निर्माण 2 किस्त में और निवेश 2 किस्त, 4 किस्त में पैसा आता है सर। निर्माण तालाब खुदाई के लिए, इसका बंदे बनाने के लिए, और निवेश में मछली, दाना, चारा, राइस पालिश, फर्टिलाइजर, पानी, इन सब जैसे जो मछली सब बहुत ज्यादा अंडा देती है सर, कई अरबों की संख्या देती है सर एक बार में अंडा जो है। नहीं ये तो नहीं है, बहुत ज्यादा देती है, बहुत ज्यादा तो देती है, लेकिन तो संख्या पड़े होंगे। आप मछली सर्विस करते हो तो नहीं सर। तालाब की गहराई कितनी बता दें, कितना सर हमारे 5.5 से 6 ऑर्गेनिक कंपोनेंट नहीं लग पाएगा सर, इससे ज़्यादा गहरा नहीं अगर जहाँ पानी की अच्छी कम कर देंगे सर तो व्यवस्था नहीं है वहाँ पर हम इसकी खेती करते हैं। और क्योंकि पहले सिंचाई लगभग 30-35 दिन के बाद करते हैं तो ये आप ऐसा नहीं रहता है कि बुआई करते हैं हमको 21 दिन के बाद ही सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सिंचित जौ की भी 5 के लिए हम सब की जा रही है। खेत अगर किसी हमारे किसान भाई को देखना है देख सकते हैं, ये तो टेस्टिंग की जा रही है। उसके साथ साथ ही हमारे यहाँ प्रदर्शन का भी कार्य होता है, जैसे जो किसान मेला है इसमें हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा किसानों को जीवित प्रदर्शन दिखाया जाता है। जगह से जीवित प्रदर्शन का मतलब हमारे जो 15 प्रदर्शन होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं गाँव में लेके जाते हैं मेला लगता है तो वहाँ पे कहते हैं कि जैव उर्वरक का उपयोग करिए, जैविक खेती करिए, ये सब चीजें होती हैं। बायो फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करिए, तो हम उन सब चीजों का एप्लीकेशन करके प्रदर्शन के रूप में हम अपने यहाँ ट्रायल लगाए हुए हैं। अगर आपके पास समय है तो आप ठीक है, तो हमारे यहाँ ये सब कार्य होता है। इसके साथ हमारे किसान भाई हमारी दलहनी फसलें रहती हैं और इसमें जो मक्का रहता है उसके लिए ज़्यादा रहता है, तो हमारा 15 से 15 जिसका शोध केंद्र यहाँ पे है। लेकिन हमने बताया कि किसी भी देश का विकास कृषि से हो है, हमारे देश का भी विकास कृषि से ही है, क्योंकि लगभग 65% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। और कृषि का विकास तभी होगा जब हम हर क्षेत्र में शोध का कार्य करेंगे। ऐसा नहीं कि हम केवल प्रजाति में ही शोध का कार्य करें, बातों के साथ बातों को ध्यान देते हैं और उसे किसान अगर चाहें तो अपने खेत के चारों तरफ से 5 जगह से ले सकता है, और जब भी लिया जाएगा तो 5 मीटर मेड़ से दूर लिया जाएगा। शाम में न हो, चाहे नमी ज़्यादा हो, जहाँ फर्टिलाइजर रखा जाता हो वहाँ से नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह की और 6 इंच तक लिया जाता है, ठीक है ना। गड्ढा खोदेंगे और निकाल के लगभग 400 ग्राम होना चाहिए, मिला के 2 किलो होता है। उसके बाद ये जो प्रक्रिया आपकी है इसमें बिछा के क्रॉस कर देते हैं, इधर फेंक देते हैं, इधर ले लेते हैं, फिर बिछाते हैं, ये ले लेते हैं, फेंक देते हैं। जब तक 400 ग्राम तक आपका मुद्दा हो नहीं जाता है तब तक आप टेस्टिंग के लिए लेते हैं। वहाँ से चल सकता है। और कितना ये 45 एक टंकी 45 एक टंकी पानी, एक एकड़ में सर 250 से 500, एक एकड़ में 250 से 500। कुछ जानकारी जैविक खेती से रिलेटेड
बताने के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि इससे जड़ों की आप लोग सुन रहे होंगे कि इस समय सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है क्योंकि समय ऐसे कि बदला है इसके बाद जो है बेड़ा का समय जब बदलते समय के अनुसार अपने आप को कैसे पानी के बाद इसको डालेंगे, यही सबसे बड़ी चीज़ है। 3 बार डालेंगे। पहले का समय कुछ और था, गेहूं में कि जरूरत कुछ और थी, आज के समय कुछ और है, जरूरत कुछ और है। जैविक है, इसमें पहले अच्छा ये हम जब अन्न की बात करते थे तो कहा जाता था कि हमारे पास अन्न नहीं होता था। 1 एकड़ में कितनी बार तो उस समय जरूरत थी अधिक अन्न उत्पादन की, तो हम लोगों ने उपयोग करते गए और धीरे धीरे पानी में 60 आज जहाँ हम खेती कर रहे हैं लगभग हर तरह की खेती को हम लोगों ने पूरी तरीके से बीमार बनाया है। बीमार में हुई कैसे? उन्हीं रासायनिक चीजों के और जब ये शोध किया गया अपने खाने में यूज करते हैं तो सबसे चीजें क्या है जैविक में हम इसी के आने के लिए आज हर दूसरा तीसरा आदमी किस नाम से शुगर का बीपी का और विभिन्न तरीके की बीमारियों से ग्रसित है। हर दूसरा तीसरा आदमी 40 साल 30 साल की उम्र हुआ उसको बहुत सारी बीमारियां लगी। ये बीमारियां आई कहाँ जो हमारी डाइट थी, हमारी थाली में जो खाना आता था वो किस तरीके से आता था, कहाँ से आता था, वो सारी चीजें वहीं से आई। दूसरा खाद में मिला के हम जहाँ पे रहते हैं बोरे से ढकवा वो एक कितने दिन के लिए एनवायरमेंट वायुमंडल है जहाँ हम रहते हैं उसमें बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए और ये तो है नहीं कहते हैं कि गाड़ियों से बहुत सारा प्रदूषण होता है, आप तो प्रदूषण होता है, लेकिन ये प्रदूषण हमारे खेती में जो रसायन डाला जा रहा है उससे भी होता है और उसका असर ये होता है कि हम लोग सांस ले रहे हैं को बड़ा करने के लिए मेडिटेशन हो जाएगा। इसका सीधा उदाहरण सनलाइट से हमारे बीच डीडी साहब एससी भूमि संरक्षण से हमारे डीडी साहब की उपस्थिति है। आपको कृपया जेडीए साहब का अंग वस्त्र भेंट करके स्वागत करेंगे और इसके बाद स्वागत के बाद हमारे बीच डॉक्टर प्रकाश यादव जी अपनी वार्ता कर रहे थे हमारे किसान भाइयों से। सर यहाँ अच्छा भैया आप लोग एक तो लोकगीत सुने किसानी के ऊपर। अरे भाई मैं तो यहाँ हूँ अभी और यहाँ से तब तक एक तो स्वागत गीत भी तैयारी हो जाती बा। क्या बात है। ए भैया गीत का अंदाज मिलल कहे कि मिलल कैसे पियावा मिलल बा लाल मुनावा देख के सपनावा ये नाना की ए भैया
यही में एक किसान अपने औरत से कहत बा कि देखा हम दुबई सऊदिया सिंगापुर ना जेबे। कहलस काहे? कहे देखा हमें कत्तो गईले के जरूरत ना बा, हमें खेती करे दा, और खेती जब करब ये खेती से जो हम दुबई सिंगापुर जाए के कमाई ओसे बढ़िया हम अपने खेती करके कमा लेबे, अपन परिवार जिया लेबे, अपने देश के जवानन तक हमन भेज देबे। कहना मिलल कैसे? आइल सरकार का योजनावा मानिला कहनावा ये रानिया। नया नया बीज लाई खाद दवाई, नए ढंग से खेती होई खेत लहराई। अरे हीरा मोती, अरे हीरा मोती चमक नवा मान रखा नवाए रानी। क्या बात है? कहलस की हीरा मोती चमकी सिवनवा मान ला कहनवा ये रनिया। कहे वो कैसे? यही ऊसर में तो कुछ होता ना, हीरा मोती कहाँ से चमकी? जहाँ एक गेहूं का फसल ना होती है, धान ना हो, मड़ुआ ना हो, तो सावा ना हो, तीसी सरसों ना हो, तो वहाँ हीरा मोती कैसे पड़ती? कहलन देखा हमारे साहब जी अभी बताए हमारे आपके बीच में जैविक खाद के बारे में, अपने औरत से बतावत बा कि देखा अगर ये उसरे में अगर गोबर का खाद अगर डालल जाई कि उसर ना रह जाई। ये बहुत बढ़िया खेती होई जौने में कि हर एक फसल पैदा होई। और इतना ना बा, इस सरकार को ऐलान बा कि एक चाहे उसर बंजर हो, उसर ना रह जाएगी चाहिए। कहलस का कहलत? मिली अनुदान पैबा बोरिया मसीना, घरवाया जोर होई चमकी गोसाइया। अरे भरी गई है, अरे भरी गई है, अरे भरी गई है खेत खरिया नामा मान लगा हमारे कानिया। भरी गई है कहलन कि भरी गई है खेत खरिहनवा मान ला कहनवा ये रनिया। कहलन पानी के व्यवस्था है ना बा, कहीं पीवती सभा अरे जाली में अकले सके कहनवा ये मित्र जाली लिया कले सके कहनवा ये मितवा मानिला कहनवा। जाली लिया कले सके कहनवा मानिला कहनवा ये मितवा। जाली
बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आपने खेती किसानी की बातें संगीत के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से सुना। मनोरंजन और ज्ञानवर्धन दोनों साथ साथ। 100 साल तक अच्छे खासे रहते थे, लेकिन आजकल 50 साल 60 साल तक पहुँचते पहुँचते आदमी बहुत सारी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। और उसका एक रीज़न यही होता है कि वो किस तरीके का भोजन ले रहा है, किस तरीके की डाइट है उसकी, कौन कौन सा खाना ले रहा है। क्योंकि आपको भोजन में प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, हर तरीके की चीज़ें चाहिए। और वो चीज़ें धीरे धीरे रासायनिक उत्पाद जो हम ले रहे थे वो धीरे धीरे कम होती गई, और इसी वजह से ज़रूरत पड़ी कि हम जैविक उत्पाद की तरफ आगे बढ़े, जैविक उत्पादन बढ़ाएं। और इसी की दृष्टिगत रखते हुए सबसे मेन चीज़ जैविक में क्या आ जाता है, आपके पास अगर जानवर हैं, जो कि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि धीरे धीरे नई पीढ़ी जो आ रही है, हम जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं हम अपने घरों से जानवर को हटाते जा रहे हैं। अगर आपके घर में जानवर है, गाय है, भैंस है, तो आप आराम से जैविक खेती कर सकते हैं। जिनको मतलब वो एक बात कही जाती है ना कि तुम्हारे घर में दरवाज़ा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाज़ा नहीं है। तुम्हारे घर में दरवाज़ा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाज़ा नहीं है। हमें खतरे का अंदाज़ा है लेकिन हमारे घर में दरवाज़ा नहीं है। तो यहाँ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें खतरे का अंदाज़ा है और ऐसे लोग भी हैं जिनके घरों में दरवाज़ा है। तो क्यों ना हम मिलजुल कर कुछ इस तरह का काम करें कि मतलब हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा वातावरण मिल सके, एक रास्ता अच्छा मिल सके। कहने के लिए थोड़ी सी परेशानी हमको न हो, इसके लिए शॉर्टकट अपना लेते हैं। वो सर एक लाइन और ये किसी ने कहा कि होशियारी दिले नादान बहुत करता है, होशियारी दिले नादान बहुत करता है, रंज कम सहता है, ऐलान बहुत करता है। और रात से जीत तो सकता नहीं नन्हा सा चिराग, हाँ मगर रात का नुकसान तो कर सकता है। तो हम आप कुछ ऐसा करें, छोटा सा काम जैसे पॉली हाउस बना के कोई काम किया जाए। हम है वो उसी बात शुरू होता है जहाँ पर हम क्वालिटी की बात करते हैं, जहाँ पर हम एक लाइफ स्टैंडर्ड की बात करते हैं कि हमारा जीवन कितना अच्छे से अच्छा हो सकता है। एक समय था जब हमारे देश में अनाज की कमी थी, उस समय हरित क्रांति आई और हरित क्रांति के साथ साथ में हाई यील्डिंग वैरायटीज आई जिनकी उपज ज़्यादा हुआ करती थी। उन्होंने फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज हुआ और आज हम लोग सरप्लस में हैं कि आज हमारे पास में सरप्लस में खाद्यान्न है। लेकिन अब बात किसकी चल रही है? अब बात चल रही है जो आपका खाना है वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स हों, जो हमारे शरीर को में बहुत से ऐसे फूल हैं जिस सिर्फ सिंपल कटिंग से ही उनके नए पौधे तैयार किए जाते हैं। तो उन नए पौधे तैयार करने में बहुत ज़्यादा उसमें टेक्निकल वो नहीं है कि हम सोचते हैं नहीं हम तैयार नहीं कर पाएंगे, ऐसा है। आप बरसात के सीजन में उन पौधों की कटिंग लगा दीजिए, ज़मीन में बराबर पानी बनाए रखिएगा तो वो तैयार हो जाएंगे। देसी गुलाब है, देसी गुलाब की आप नवंबर दिसंबर में कटिंग लगा दीजिए, बराबर आप पानी बनाए रखिए, केवल पानी नहीं सूखना चाहिए, तो आपके उससे पौधे तैयार हो जाएंगे। तो उद्यान की एक आपका अगर किसी क्षेत्र में देखें तो बहुत अच्छा व्यवसाय हो सकता है और है भी। बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, कुछ लोग इंडस्ट्री के रूप में काम कर रहे हैं और कुछ लोग एफपीओ के रूप में काम कर रहे हैं। मैं ज़्यादा समय आप लोग का नहीं लेते हुए इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी विराम देना चाहता हूँ। अगर किसी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आज के इस रबी किसान मेला कृषि ज्ञान संगोष्ठी में मंचा सिंह कृषि विभाग से आए हुए समस्त अधिकारीगण, हमारे साथीगण जो कि कृषि महाविद्यालय से आए हैं, सभी किसान भाई बहन व समस्त छात्र, कुछ छात्र जो आए हुए हैं कृषि महाविद्यालय से, सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मेरा जो आज का व्याख्यान है वो है रबी फसलों में समन्वित कीट प्रबंधन। अभी बात हो रही थी जैविक खेती की और ये भी कहा जा रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हमें इस भूमि को ऐसा बना के रखना है जिससे इसका प्रदूषण कम हो, इसका क्षरण कम हो और ये ऐसी बनी रहे कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इससे जो फसलोत्पादन है वो बराबर उनको मिलता रहे।
लेकिन साथ ही एक दूसरी भी बात है कि आप जानते हैं कि फसल में रोगों का और कीटों का प्रकोप जब होता है तो वो पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं। तो हमें इनसे निजात भी चाहिए ताकि फसल के उत्पादन पे रोग और कीट से बुरा प्रभाव ना पड़े। है, इसके अलावा शरीफे की पत्तियां हैं, पपीता है, इन सब की पत्तियों को उबाल के और इसमें गाय का मूत्र और गाय का गोबर मिला के इसको बॉईल करके और इसे छान के आप कीटों के लिए उपयोग कर सकते हैं। इससे भी कीट आसानी से प्रबंधित हो जाते हैं। लेकिन एक बड़ा मुद्दा है कि इन कीटनाशकों का, जो कि जैविक कीटनाशक हैं, पहले इस बात का ध्यान जरूर देना चाहिए कि आप किस कीड़े के प्रबंधन के लिए दवाई छिड़क रहे हो, क्योंकि आपके खेत में नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों के साथ साथ जो आपको फायदा पहुंचाते हैं वो कीड़े भी मौजूद होते हैं। और ये स्वतः ही जो नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े हैं उनको ये मैनेज कर देते हैं। जैसे सरसों में आप लोगों ने देखा होगा कि माहू लगता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर 10 माहू दिख गए तो आप तुरंत ही उसको जाके उसमें दवाई छिड़क दें। उसके लिए आप पहली चीज़ तो ये, अगर कम है तो आप खुद से ही उसको हटा सकते हो। अगर आपका खेत बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप उसमें देखो एक लाल रंग का कीड़ा आता है जिसको लेडी बर्ड बीटल भी बोलते हैं। पहले तो जो आपका आसपास का जो एरिया है ना, हर जगह से आपको एक साथ चूहों को भगाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, एक साथ आपको चूहों को भगाना पड़ेगा। इसके लिए आप जो पहले अपने खेत का पूरा निरीक्षण करिए कि उनके बिल कहाँ कहाँ पे। मंचा सेन हमारे दीदी एससी साहब, दीदी प्लांट प्रोफेसर साहब, दीदी सो साहब, KVK एवं कृषि महाविद्यालय से पधारे हुए वैज्ञानिक व आचार्यगण, कर्मचारी बंधुओं, कोटवा के सम्मानित प्रधान जी, मेरे सामने बैठे हुए माता एवं बहनों, किसान भाइयों, अभी तक आपने विभिन्न वक्ताओं के माध्यम से तरह तरह की जानकारी। मैं संक्षेप में कुछ ही बातें बताऊंगा। देखिए, इस समय पर अभी एक किसान भाई की बात आई थी चूहे की। चूहे के लाने करना यह है कि सामूहिक प्रयास करना है। सबसे पहले है कि हमें चूहा नियंत्रण करने की विशेष आवश्यकता नहीं है। तो आप कैसे जानेंगे कि 15 से 20 चूहे हैं, कैसे गिन पाएंगे आप? उसके लाने बहुत आसान तरीका है कि आप ये इस तरह से मानिए कि आज दिन है बुधवार, ठीक है ना, तो हम पहले दिन सभी लोग मिल करके सहयोग लेते हैं, स्कूल के बच्चों का, गांव के अन्य लोगों का। जितने भी खेत में बिल दिखाई देते हैं उन बिलों को ढक देते हैं और वहाँ पर एक एक डंडी लगा देते हैं। अगले दिन आएगा गुरुवार, तो गुरुवार को जाके ये देखेंगे कि कितने बिल खुले हुए हैं। यदि खुले हुए बिलों की संख्या 15 से अधिक जा रही है तो अब हमें चूहे मारने की तैयारी करनी है। ये सम्मान है कि अब ये नुकसान करेंगे। तो यदि 15 से कम है तो कुछ नहीं, शांत रह जाना है। तो करेंगे क्या कि अगला दिन हुआ गुरुवार, आज बुधवार को आपने डंडी लगाई। डंडी इसलिए लगाते हैं ताकि ये पता लग जाए यहाँ पर बिल के चूहे के बिल थे, क्योंकि कोई भी चूहा एक बिल नहीं बनाता। चूहा ये संसार का सबसे ज़्यादा संकालू व चालाक जीव है, ठीक है। चालाक होने के कारण ही वह 2-2 बिल बनाता है। अगले दिन हम आपने जाके देखा कितने बिल खुले हुए हैं। यदि उन खुले हुए बिलों की संख्या 15 से अधिक है तो हम उनके कंट्रोल करने की व्यवस्था करते हैं। कंट्रोल करने के लिए जैसे मैडम ने बताया कि चूहा संकालू है तो उसको पहले हम साधारण खाने के लिए देते हैं, भुने हुए चने, लाई के दाने, रोटी, पराठा, डबल रोटी, कुछ भी देंगे। फिर अगले दिन आएगा शुक्रवार, मतलब कम समझने वाली बात है। फिर हम जिंक फॉस्फेट दबाती है, दवा मिला के देते हैं। दवा कैसे मिलाते हैं कि हमने यदि 100 ग्राम भुने हुए चने लिए हैं तो 2 ग्राम हम जिंक फॉस्फेट ले लेंगे, थोड़ा सा तेल लेंगे। सबसे अच्छा पसंद तो उसको गरी का तेल है, लेकिन गरी का तेल कठिन है तो सरसों का तेल मिलाते हैं, पानी 1 बूंद मिलाते हैं और थोड़ा सा गुड़ मिलाते हैं ताकि बढ़िया स्वादिष्ट हो जाए। हर बिल के सामने रखते हैं, कहीं कहीं पर खेत में पानी रख देते हैं।
क्योंकि जब चूहा खाएगा उसको प्यास लगेगी, पानी पिएगा तो उसके पेट के अंदर जो गैस बनी हुई होती है वो तुरंत 2 गुना 4 गुना मतलब बढ़ती है तो अंततः चूहे की मौत हो जाती है। अगले दिन आएगा शनिवार, तो शनिवार के दिन हम क्या करेंगे? शनिवार के दिन हम ये करेंगे कि जितने मरे हुए चूहे हैं उन सबको उठा करके एकत्रित करके जमीन में दबा देंगे। जितना बचा हुआ चूहों के खाने से दाना है उसको भी जमीन दबा देंगे। अन्यथा जब आप फसल काटेंगे तो उस दाने को आपकी मुर्गियाँ, आपके पालतू जानवर, कुत्ता कुत्ती कुछ भी खा करके मर जाएगा। संक्षेप में चूहे के बारे में आपको यह करना है। अभी एक सज्जन ने यह कहा था, उसका आता है जानवर से जानवर पालिए, जानवर रूप में गाय पालेंगे, बैल उससे बछड़ा तैयार होगा, खेती होगी। ऐसा संयोग है। देखिए कि पहले कहते थे खेती और बाड़ी कितने अक्षर थे खेती में 2, और बाड़ी में कितने अक्षर है 2। इस तरह से क्या था गाय बैल हल, इसमें कितने अक्षर है? सब में 2-2 का अक्षर है, मतलब दोनों में समानता है। प्रकृति ने कितनी बढ़िया बनाया है कि हमारे शरीर के जितने अंग हैं ऊपर से लेकर नीचे तक सबके 2 अक्षर है। चाहे बाल देख लीजिए, आँख देख लीजिए, नाक देख लीजिए, मतलब किसी भी अंगों को देख लीजिए, सबके 2-2 अक्षर है। तो कहने का यहाँ पर संक्षेप अभिप्राय यह है कि हम सुखी रहना चाहते हैं, अपनी पीढ़ी को सुखी रखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हम पुनः लौट करके अपने पुराने तरीके में आएंगे, तभी हम लोग सुखी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बातों को बड़ी अच्छी तरह से सुना। मैं समझ रहा हूँ कि आपको भूख लगी होगी। जय हिंद, जय भारत। लेकिन एक बात ये कहिए, बताएं कि कितने लोग ऐसे हैं जो मेरी बात से प्रभावित होकर के आज से मतलब खेतों में खाद और रसायनों के प्रयोग को बढ़ाएंगे, नहीं केवल घटाएंगे? कोई है ऐसा? बहुत अच्छी बात है। अब एक बात और कह रहा हूँ, देखिए जो बात 5 लोगों के बीच में कही जाती है उसको मानना चाहिए। यदि नहीं मानेंगे तो आपको पाप लगेगा, सत्यता यह है। तो मैं केवल इतना कहूँगा कि आप अपने खेत में जितनी उर्वरक दे रहे हैं, जितनी दवा दे रहे हैं, उसको बढ़ाएं नहीं। अब यहाँ से सौगंध खा के जाएं कि हमें घटाना है। आप भूखे नहीं रह जाएंगे, निश्चित रूप से भूखे नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने गाय का निरादर किया। मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ, तो लोगों ने किया क्या कि कहा कि अब गाय जो है तो बहुत नुकसान कर रही है, गाय के लाने गौशाला बनवा दी गई। वो गौशाला क्या है, अब मैं क्या कहूँ, गाय को गौशाला में बंद किया गया, दूसरा रूप क्या तैयार हो गया, सुअर तैयार हो गए। तो भाई आप किसी का विनाश नहीं कर सकते हैं, तो आप ये मान के चलिए पुनः उस पर लौटना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम डीडी शो साहब को दोबारा धन्यवाद देते हैं, जिनके सहयोग से आज ये कार्यक्रम का यहाँ पर संचालन हो रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ी देर में बैठ जाएंगे बस। और अब ये समय है जो है आभार ज्ञापन का है। रवि गोष्ठी और संगोष्ठी में मंडल से आए हुए संबंधित किसान भाइयों और बहनों, मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और कार्यक्रम का अध्यक्षता करते हुए संयुक्त कृषि निदेशक आजमगढ़, मंडल आजमगढ़, श्री गोपाल दास गुप्ता जी, उप कृषि निदेशक शोध महोदय, भूमि संरक्षण महोदय, उप कृषि निदेशक कृषि रक्षा महोदय, और हमारे कृषि महाविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र से आए हुए हमारे सम्मानित कृषि वैज्ञानिक, जिनकी बदौलत बढ़ती हुई जनसंख्या और घटता हुआ कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता जो आई है वो आप लोगों के माध्यम से आई है, जिसको हम जनपद और मंडल के सभी किसान भाइयों बहनों की तरफ से आपका नमन और अभिनंदन करता हूं। मैं मीडिया बंधु का भी सम्मान करता हूं और स्टॉल लगाए हुए हमारे जनपद के विभिन्न विभागों के और कंपनियों द्वारा लगाया गया, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं जो अपने मनोरंजन वालों का, जो अपने मनोरंजन के माध्यम से कृषि
कि में खेती कैसे की जाती है उसकी विधि के बारे में बताते हुए, बड़ी सरलता से बताते हुए, एवं प्रदर्शन केंद्र जो है 9 है, उसमें से आजमगढ़ एक है। हमारे महान वैज्ञानिकों द्वारा जो बीज तैयार किया जाता है 7, 8, 9, 10 सालों में, और वो बीज जो है हमारे आरटीडीएस सेंटर पे ट्रायल किया जाता है, और ट्रायल करने के बाद 2 साल 3 साल बाद जो उन्होंने हमारे किसी वैज्ञानिकों द्वारा जो साहित्य और नाम दिया जाता है, उसी हर पैरामीटर पे हम लोग द्वारा जो है इसको देखते हैं, रेट ऑफ बुआई से लेकर के उसकी पैकेज तक। उसके बाद 2 साल लगातार वही उत्पादन होता है। तो हमारी कमेटी होती है, कमेटी का अध्यक्ष उप कृषि निदेशक होते हैं, और संबंधित जिला कृषि अधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक और बीज प्रजनक होते हैं। ये मिल करके एक कमेटी बनती है, और वो नाप के अंतर्गत उत्पादन होता है। तो हम लोग उसको संस्तुति कर देते हैं। संस्तुति करने के बाद ये शासन में जाता है, वहाँ प्रदेश के सभी कृषि विद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा उस पर डिस्कस होता है। उसके बाद शासन द्वारा रिलीज की प्रक्रिया चलती है। अभी मैं बताना चाहूँगा कि मैं 30 सितंबर 2022 को यहाँ आया, और हमने प्रयास किया कि महान कृषि वैज्ञानिकों का जो प्रयास है, जो 7, 8 साल 9 साल में बीज तैयार किए हैं, उनको सार्थकता लाने के लिए जमीन पे लाया जाए, उसको सही तरीके से कराया गया, और उसमें जो भी लापरवाही किया उसके दंडित किया गया। और हमारे नए परिषद प्रबंधक मुलायम यादव, श्री डॉक्टर मुलायम यादव, और ये प्रदर्शन जो ट्रायल प्रभारी डॉक्टर कुसुम लता, डॉक्टर सनीस और संजीव मिलकर के बढ़िया तरीके से इन्होंने आज मुझे विश्वास है बहुत अच्छी तरह से ये ट्रायल कर रहे हैं, जिससे हमारे किसानों के बीच में अगर सफल हो, और सफल होने के बाद ये बीज जब रिलीज हो जाएगा तो आपके बीच में आएगा। और जैसा मैंने पहले ही बताया, हमारे संयुक्त कृषि निदेशक महोदय द्वारा जो बातें आपको बताई गई है उसको बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है। मैं एक बात और कहूँगा, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। हे हमारे सम्मानित किसान भाइयों बहनों, खेती में अच्छी नई तकनीकी और नए प्रजाति का बुआई करके अपने खेतों में हरियाली और उत्पादन को बढ़ा करके अपने परिवार की खुशहाली पे शुद्ध तत्वों का परीक्षण किया जाता है। 2.5 हेक्टेयर सिंचित और 5 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र हेक्टेयर को एक ग्रिड बनाकर मृदा के परीक्षण किया जाता है, उसी के मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाता है, और उसी के आधार पे आप लोग जो है अपने खेतों में संस्तुति के आधार पे अपना उर्वरक और खाद अवश्य डालें, जिससे मृदा की संरचना बनी रहे। और ये भी आपको बता रहे हैं, फसल बीमा योजना बहुत महत्वपूर्ण है। रबी पहले जो है 2014 के पहले जो है आपका बीमा कंपनियों द्वारा प्रीमियम 5%, 4%, 6% लिया जाए, परंतु हुलूलू फरवरी 2014 आने के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस पर विचार किया, और किसानों के लिए खरीफ में 2% और रबी में 1.5% प्रीमियम फिक्स कर दिया गया, और इससे किसानों को बहुत राहत हुई। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि लगातार मौसम में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए अपने फसलों की बीमा अवश्य कराएं, जिससे आपको जो क्षति होगी उसकी क्षतिपूर्ति होगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। धन्यवाद। किसान लोग बताए और
ये राजकीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केंद्र कोटवा आजमगढ़ है। हमारे यहाँ चने की 51 प्रजातियाँ लगी हुई हैं, जिसमें चने की जो 51 प्रजातियाँ हैं उसमें अलग अलग प्रकार के ट्रायल हैं। उसमें एक देसी चना आप लोग नाम सुने होंगे, देसी चना समय से है जिसकी 29 प्रजातियाँ हमारे यहाँ लगी हुई हैं। उसके अलावा चना देसी चना समय से ना होकर लेट है, उसकी जो है हमारे यहाँ 14 प्रजाति लगी हुई हैं। इधर देख रहे हैं जो बड़े बड़े पौधे हैं, ये काबुली चना के हैं, जिसकी 9 प्रजातियाँ हमारे इस साल पे चने की लगी हुई हैं। कुल मिला के चने की हमारे यहाँ 51 प्रजातियों का ट्रायल किया जा रहा है। इसमें हम लोग इसका उत्पादन देखते हैं और कौन सा रोग से प्रभावित है, ये सब सारी चीज़ें देखते हैं। क्योंकि अभी बीच में इसमें उत्तर लग गया था, जिसका हम लोगों ने कंट्रोल करवाया। और सरसों में भी आप प्रजातियाँ? सरसों की हमारे यहाँ 89 प्रजातियाँ लगी हुई हैं। हमारे यहाँ सरसों की 89 प्रजातियाँ हैं, जिसमें एक तो ये जो हमारी सरसों है, सरसों की समय से प्रजातियाँ हैं। आपको मैं बताता चलूँ कि सरसों की समय से जो है 28 प्रजातियाँ हमारे यहाँ लगी हैं। 24 प्रजातियाँ जो हैं सरसों विलम्ब से हैं और पीले सरसों की 11 प्रजातियाँ हमारे यहाँ लगी हुई हैं। इसके साथ साथ से सरसों अगेती की जो है 18 प्रजातियाँ हमारे इस फार्म पे जिसका परीक्षण किया गया। इसके अलावा गेहूँ है, क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो वहाँ पर गेहूँ है, उसके साथ साथ में जौ है, मसूर है, अलसी है, इन सब की भी ट्रायल हमारे यहाँ किया जाता है।